हमने कंपोनेंट्स बना के कंपोनेंट्स को रेंडर भी किया था और कंपोनेंट्स को जो बीच में डेटा है वो डायनामिकली हमने उस पर डिस्प्ले किया था। और इसमें सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट यूज हुए, एक प्रॉप, एक स्टेट, और अभी इसमें स्टेट भी यूज नहीं हुआ, इसमें सिर्फ प्रॉप यूज हुआ है और मैप के जरिए हमने उसको कंपोनेंट को रीयूज किए, ठीक है, या रेंडर किए ओवर एंड ओवर अगेन। तो कल मैंने आपको ये बात बताई थी कि हमने यूं डेटा प्रॉप्स के जरिए मेन में पास किया और फिर मेन के कंपोनेंट में आके वो प्रॉप्स रिसीव की और रिसीव करते साथ ही हमने उन्हें क्या कर दिया, डीस्ट्रक्चर भी कर दिया। नॉर्मली हम यहाँ क्या लिखते थे, प्रॉप्स लिखते थे, लेकिन अब हम यहाँ प्रॉप्स लिखते तो यहाँ नीचे आके उन्हें अलग से डीस्ट्रक्चर करना पड़ता, फिर बीच में से प्रोडक्ट्स की निकालनी पड़ती और फिर उसको यूज करना पड़ता। तो वो 2-3 स्टेप्स से बचने के लिए हमने डायरेक्ट जहाँ प्रॉप्स को रिसीव कर रहे हैं वहीं पे उन्हें क्या कर लिया, डीस्ट्रक्चर कर लिया। और फिर हमने उनको, क्योंकि यहाँ ये प्रोडक्ट्स है तो प्रोडक्ट्स अरे है, अरे पे मैप लगता है, मैप हर प्रोडक्ट को उठा के हमें कॉल बैक में अवेलेबल करता है और हम उस कॉल बैक में एक प्रोडक्ट जो मिलता है हमें उसे हमने कार्ड को दे दिया। एक कार्ड पे एक ही प्रोडक्ट ने डिस्प्ले होना है ना, तो ये कार्ड का जो कंपोनेंट है वो इटसेल्फ विद दिस कॉल MD3, बिकॉज बूटस्ट्रैप है तो बूटस्ट्रैप ने हमने ये चीज कॉलम में रेंडर करवानी थी। तो ये प्रॉप में गया कार्ड में और कार्ड में जाके यहाँ पे प्रोडक्ट अगेन हमने प्रॉप्स रिसीव हुई तो उसको डीस्ट्रक्चर भी कर लिया साथ। और फिर हमने, ये रीजन थी कि मैं आपको डीस्ट्रक्चर का या स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर पहले से पढ़ा दिया था, ठीक है। हमने इमेजेस पे अभी काम नहीं किया कि हम इमेजेस वगैरह को कैसे लोड करते हैं, तो पहले हम जरा इसी चीज को रिफाइन कर लेते हैं। तो अभी हमने 3 लेवल तक प्रॉप्स को ड्रिल किया। ऐप से हमने भेजा है इसमें मेन में, और मेन से हमने भेजा है कि इसमें कार्ड में डेटा भेजा। अगर नॉर्मली कोशिश ये की जाती है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेपरेशन ऑफ कंसर्न आप अपनी एप्लीकेशन में जो डेटा पार्ट होता है उसको सेपरेट रखते हैं और जो आपका डिस्प्ले वाला पार्ट या प्रेजेंटेशनल पार्ट या प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, अलग रखते हैं। और हम नॉर्मली कोशिश करते हैं कि एक कंपोनेंट का साइज जितना छोटा हो सके या जितना, यानी कंपोनेंट छोटे से छोटा बनाए जो इजीली मैनेजेबल होता है, डिबगेबल होता है। तो यहाँ मैं एक काम कर रहा हूँ जो थोड़ा सा गलत है कि मैं इसी कंपोनेंट में ये डाटा डिक्लेयर कर रहा हूँ, हालांकि ये डाटा तो एक्चुअल एप्लीकेशन में बैकएंड से आ रहा होता है। तो अभी हम बैकएंड बना नहीं दे, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे डेटा की फाइल को या डेटा की अरे को यहाँ से कट करूंगा, क्योंकि मैंने कहा है कि आपके कंपोनेंट्स में सिर्फ क्या होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें लॉजिक जो रिलेटेड हो और फिर उसकी जो प्रेजेंटेशन हो JSX हो जैसे। तो ये डेटा जो पार्ट था मैंने इसको कट कर दिया और कट करके मैं यहाँ सोर्स के अंदर गया और एक नया फोल्डर बनाया। आप बगैर फोल्डर के भी रख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैंने इसमें डेटा का नाम दिया और इसके अंदर आके मैंने एक फाइल बना ली, जिस फाइल को मैं वैसे तो कुछ भी नाम दे सकता हूँ, चूंकि मैं प्रोडक्ट्स का डाटा रखूंगा तो मैं इसको नाम क्या देता हूँ, या सिंपली इसको डाटा ही नाम दे दें। तो फाइल का नाम इज समथिंग दैट यू कैन हैव एज पर योर ओन चॉइस। तो मैंने यहाँ पे डेटा, और इसके अंदर मैंने क्या किया, वही जो अरे थी सारी की सारी वो यहाँ पे क्या कर ली, पेस्ट कर ली। अब ऑब्वियसली मुझे एरर आएगा यहाँ पे क्यों एरर आएगा, बिकॉज मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा हूँ और प्रोडक्ट्स यहाँ है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि मैं ये जो प्रोडक्ट्स की अरे है ये मुझे इस फाइल में चाहिए ना ऐप में, तो मैं यहाँ से इसे क्या कर दूंगा, एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो मैंने आपको अभी तक एक ही एक्सपोर्ट पढ़ाई थी जो कि डिफॉल्ट थी, तो आज दूसरा वक्त आ गया। तो इसको मैं करूंगा जी EXPORT, एक्सपोर्ट। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए लेट भी यूज कर सकते हैं, कॉन्स्ट भी यूज कर सकते हैं और वॉर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में अब राइट टाइम है लेट, वॉर और कॉन्स्ट को भी बताने का, लेकिन मैं इसको पूरा कर लूं तो फिर मैं उसकी तरफ भी आता हूँ। अभी मैं सारी चीजों को इकट्ठा फोकस करूंगा तो जरा मिक्स हो जाने का खतरा है। तो एक्सपोर्ट लेट प्रोडक्ट्स, तो इसका मतलब सिर्फ ये लेट प्रोडक्ट्स तो वही चीज है, पीछे क्या लफ्ज लगाया मैंने, एक्सपोर्ट। और ये पहली दफा है कि मैंने एक्सपोर्ट के साथ डिफॉल्ट नहीं लगाया। तो आप समझ गए होंगे कि डिफॉल्ट कब करता हूं मैं, जब मैं फंक्शनल कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर रहा होता हूं। तो फंक्शनल कंपोनेंट्स आर नॉर्मली एक्सपोर्टेड यूजिंग द डिफॉल्ट कीवर्ड, ठीक। जब आप अदर देन फंक्शनल कंपोनेंट, कोई नॉर्मल JS का फंक्शन हो, कोई वेरिएबल हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई अरे हो या कोई भी डेटा हो, उसको जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो नॉर्मली उसके साथ डिफॉल्ट नहीं लगाएंगे, नॉर्मली उसके साथ डिफॉल्ट नहीं लगाएंगे। सॉरी, एरर शायद
आई डिडंट चेक इट, बट नॉर्मली कन्वेंशन ये है कि आप जब किसी डेटा को एक्सपोर्ट कर रहे हो या किसी नॉर्मल फंक्शन को, नॉर्मल फंक्शन और फंक्शनल कंपोनेंट में फर्क आपको पता है कि फंक्शनल कंपोनेंट रिटर्न्स जेएसएक्स और नॉर्मल फंक्शन जो है वो कोई कंप्यूटेशन करके उस कंप्यूटेशन का रिजल्ट रिटर्न करता है। तो जब नॉर्मल फंक्शन रिटर्न कर रहे होते हैं और फंक्शन आपको पता है ऑब्जेक्ट होता है अदर देन जेएसएक्स, तो इसका मतलब वो भी डेटा के जुमरे में आ गया ना। जब कोई डेटा आपने एक्सपोर्ट करना होता है तो वो डिफॉल्ट नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, अगर आपकी एक फाइल में, अच्छा अगर नहीं, एक फाइल में सिर्फ एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, लेकिन नॉर्मल एक्सपोर्ट एक फाइल में 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। तो अगर आपने डिफॉल्ट कीवर्ड लिखा है और उसके अलावा उस फाइल से कुछ और भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो फिर डिफॉल्ट नहीं होगा। तो एक फाइल में डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एक ही होगा, नॉर्मल एक्सपोर्ट एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट लेट प्रोडक्ट किया है, अगर मुझे कोई और चीज भी इससे एक्सपोर्ट करनी होती, कोई वेरिएबल या कोई अरे, तो मैं नीचे जाके उसको भी एक्सपोर्ट कर सकता था। बात समझ आ गई है? अब ये जब एक्सपोर्ट नॉर्मल, इसको हम कहते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट, वो था डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, ये क्या था? नेम्ड। इसको जब हम इंपोर्ट करेंगे ना, तो इसको इंपोर्ट करने का भी थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। इसको इंपोर्ट करने के लिए आप इंपोर्ट का कीवर्ड लिखने के बाद करली ब्रैकेट लिखेंगे और जो चीज वहां से एक्सपोर्ट की है उसको आप लिखेंगे और जिस फाइल से की है। अच्छा, जब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं ना जावास्क्रिप्ट में या मॉडर्न ES6 के सिंटैक्स में, तो आपको फाइल के साथ उसकी एक्सटेंशन लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ फाइल लिख दें तो वो अंडरस्टूड है कि ऑब्वियसली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जावास्क्रिप्ट की फाइल से ही हो रहा है। ठीक है, सो आई डिडंट राइट data.js, दो कि मेरी डेटा फाइल की एक्सटेंशन .js थी। आई डिड नॉट राइट footer.tsx, हालांकि उसकी एक्सटेंशन tsx थी। आई डिड नॉट राइट main.tsx, तो ये लिखने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन ये चीज आपने याद रखना है कि कब आपकी करली ब्रैकेट में कोई चीज इंपोर्ट होगी और कब करली ब्रैकेट के बगैर। जब कोई डिफॉल्ट एक्सपोर्टेड चीज को इंपोर्ट करेंगे, उसकी कन्वेंशन ये है कि उसे कैपिटल से ही शुरू करेंगे और वो बगैर करली ब्रेसेस की होगी। और जब कोई चीज नेम्ड एक्सपोर्ट होगी, उसको जब इंपोर्ट करेंगे तो वो कैपिटल से स्टार्ट नहीं होगी और वो होगी किसमें? रैप्ड होगी इनसाइड द करली ब्रैकेट्स। ये दो तरह के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और अब आप देखें कि इसको कंप्लेन यही थी कि जी मुझे प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहा, तो वो प्रोडक्ट इसको मिल गया, दैट्स इट, खत्म। तो डाटा की लेयर सेपरेट हो गई और प्रेजेंटेशन लेयर क्या होगी? तो ये जो कंपोनेंट है ये सिर्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेजेंटेशन को। और ये जो फाइल है इट्स नॉट अ कंपोनेंट, ये किसको शो कर रही है? डेटा को। और अब आपकी ये जो बाकी की सारी चीजें हैं वो एज इट इज आपकी काम कर रही है। यहाँ तो कोई मसला तो नहीं है ना? है तो बता दे। अच्छा, अब हम जितना काम हम अब जितना काम अभी तक आप कर चुके हैं ना, इस काम को इस्तेमाल करके आप कोई भी छोटी मोटी यूआई बना सकते हैं रिएक्ट की पावर्स को इस्तेमाल करके, सिर्फ दो फीचर्स के साथ, एक आपका स्टेट और एक आपका प्रॉप। और जो पिछले 2 हफ्ते में कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं वो सारे के सारे क्या कंसिडर होंगे? सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट्स। यानी मैप का फंक्शन है और आपकी क्या कहते हैं उसे, डिस्ट्रक्चरिंग है, स्प्रेड रेस्ट ऑपरेटर है, डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ और ऑब्जेक्ट है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एन अरे है, वगैरह वगैरह। तो अब हम थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं और एक काम है जो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है आपके लिए और उसकी जरूरत भी हमें पड़ने वाली है कि व्हाट इफ वी नीड टू स्विच बिटवीन द कंपोनेंट्स। यानी मैं नेव बार पे क्लिक करूं तो एक अलग से पेज ओपन हो जाए, हालांकि वो पेज नहीं होता बिकॉज रिएक्ट ना नॉर्मली यूज होती है स्पॉ के लिए, सिंगल पेज एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, तो सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे मल्टीपल पेजेस नहीं होते, लेकिन स्टिल आप कंपोनेंट्स को राउटिंग की बेस पे डिस्प्ले करा सकते हैं। यानी मैं 2 या 3 या 4 कंपोनेंट्स बनाऊं और मैं एक वक्त में एक डिस्प्ले करूं और फिर कहूं कि जब मैं होम पे क्लिक करूं तो दूसरा कंपोनेंट रेंडर हो जाए, जब मैं लिंक पे क्लिक करूंगा तो तीसरा कंपोनेंट रेंडर हो जाए, जब मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूं तो चौथा कंपोनेंट रेंडर हो जाए। गॉट इट? दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज राउटिंग। यानी मैं बड़े आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ कि राउटिंग किसको बोलते हैं कि हमने कोई नेविगेशन बनाई हुई है और हमारी ऐप में कोई 10-12 कंपोनेंट्स हैं और एक तरीका तो ये है कि 10-12 कंपोनेंट्स बैक वक्त शो हों, ठीक, अगर आपकी जरूरत है तो। लेकिन कुछ चीजों में ऐसी रिक्वायरमेंट भी होती है कि आपके सारे कंपोनेंट्स एक पेज पे बैक वक्त शो
ना हो, पेज एक ही हो। रिएक्ट में सिंगल पेज एप्लीकेशन बनती है और बार बार कह रहा हूँ कि पेज एक ही होता है, लेकिन नॉर्मली वो सारे कंपोनेंट डिस्प्ले नहीं होते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कोई ऐसी लॉजिक या कोई ऐसी रॉकेट साइंस बनाते हैं ताकि हम उन कंपोनेंट्स के डिस्प्ले होने को बाइंड कर दें किसके साथ, किसी बटन के या किसी नेविगेशन के या किसी राउट के विजिट पे। तो अब ये राउटिंग क्या होती है, पहले जरा इसको थोड़ा सा समझ लें। और आज हम थोड़ा सा, यानी अभी हमारे ये बेसिक प्रॉप्स और स्टेट्स के कॉन्सेप्ट पूरे नहीं हुए, राउटिंग को मैं बीच में शामिल कर लूं तो फिर हमारे लिए ये आसान होगा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में मूव होना, ये चेक करना कि पिछले कंपोनेंट में क्या चीज चेंज हुई है जिसने आगे जाके क्या रिफ्लेक्शन की है और वगैरह वगैरह। तो जिससे थोड़ी सी, यानी मैं चाह ये रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द आपको कोई रियल टाइम छोटी मोटी ही सही लेकिन एप्लीकेशन रिएक्ट में बना के दिखाऊं और आप खुद भी उसको बनाएं ताकि आपका थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल बढ़े। तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे प्रॉप्स को भी और स्टेट्स को भी और बाकी हुक्स को भी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जी राउटिंग स्ट्रेट अवे। राउट क्या होता है पहले जरा ये देखिएगा। जब भी आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं ना, तो उस वेबसाइट की ये जो यूआरएल है इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक, या पार्ट्स या उसको कह लें सेगमेंट्स होते हैं। ये जो आपका होता है ना www.google.com फॉर एग्जांपल, तो ये जो google.com, इसको हम कहते हैं ये डोमेन नेम है या ये बेस यूआरएल है या ये रूट यूआरएल है, ठीक है। ये किसी सर्वर का एड्रेस होता है बेसिकली, यानी google.com के पीछे एक आईपी एड्रेस है और ये आईपी एड्रेस बेसिकली किसी सर्वर का पता है। अब हम सर्वर तक पहुंच गए, लेकिन सर्वर के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज पड़े होते हैं, बहुत सारा डेटा पड़ा होता है, बहुत सारे रिसोर्सेज से मुराद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। ये तो हमने किसी एक पर्टिकुलर रिसोर्स को, यानी रिसोर्स मतलब किसी एक पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करना है, किसी एक पर्टिकुलर पाथ पे मूव करना है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर चीज को सर्च करना है। तो वो सारी की सारी डिटेल जो हम यूआरएल में देते हैं वो नॉर्मली इस फॉर्म में शो होती है। बेस रूट यूआरएल तो आता ही आता है। रूट यूआरएल के आगे जो कुछ भी लिखा होता है, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ जी टेस्ट, ये क्या होता है, इसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। ये बेसिकली इस तरह मल्टीपल हो सकता है, स्लैश दिस स्लैश दिस, इस पूरे को मिला के हम क्या कहते हैं, पाथ, ठीक। और उस पाथ में अब मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं, एक सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट, ये नॉर्मली सेपरेटेड होते हैं विद द स्लैश, ठीक। और किसी एक स्पेसिफिक रिसोर्स तक पहुंचने का जो पाथ होता है ना, उसे हम राउट बोलते हैं। जरा ज्यादा क्लियर एग्जांपल देता हूं आपको। एक्सक्यूज मी, सॉरी। मेरे पास ये kfc.com है। तो kfc.com मैंने अभी बोला है कि ये क्या है, बेसिकली सर्वर का एड्रेस, रूट यूआरएल या बेस यूआरएल इसको कह लें। अगर मैं यहाँ पे किसी एक, ये सारी कैटेगरीज हैं, मैं किसी एक कैटेगरी पे क्लिक करूंगा तो इस कैटेगरी तक पहुंचने के लिए ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, एक पाथ, या इसको क्या बोलते हैं, राउट। बेसिकली आप अक्सर ये गाड़ियों में जाते हैं ना, सफर करते हैं, तो आप कहते हैं ये गाड़ी किस रूट की है। तो वो रूट क्या होता है बेसिकली, बाद लोग इसे राउट बोलते हैं, ROUT, और बाद रूट बोलते हैं। तो हमारे उसमें उर्दू में ऐसे ही रूट रूट ही कॉमन लफ्ज है। तो रूट बेसिकली असल में होता क्या, रास्ता ही होता है ना, पाथ ही होता है ना। किस चीज का पाथ होता है, किसी मंजिल या किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने का पाथ। तो इस केस में हमारी डेस्टिनेशन क्या है, प्रोडक्ट्स जो हमने लिस्ट करने हैं उन तक पहुंचना। तो उन तक पहुंच, वो कहाँ पड़े हुए हैं, सर्वर पे पड़े हुए हैं। तो सर्वर तक पहुंचने के लिए तो ये पहुंच गए, लेकिन आगे सर्वर के अंदर वो रिसोर्स कहाँ, किस फाइल में, किस फोल्डर में पड़ा हुआ है, उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, ये चीज चाहिए होती है। अच्छा अभी सॉरी, अब अगर मैं इसको मजीद थोड़ा सा आगे लेके जाऊँ ना, मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो अब जरा ये देखें कि ये तो रूट यूआरएल है, ये हमेशा सेम रहेगा, एक इस जिस सर्वर पे ये होस्टेड है। आगे क्या है जी, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश राइस एंड स्पाइस। तो अब मैं बाकी सारी टर्म्स छोड़ के सिर्फ लफ्ज क्या बोलूंगा, राउट बोलूंगा, ठीक है। तो हम अपनी रिएक्ट की ऐप में भी आज ये पढ़ने लगे हैं। अब देखिए जरा इधर देखिएगा, मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये होम पेज आ गया। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इस पे कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अच्छा, नॉर्मली जब कुछ नहीं होता ना, एक पेज पे इंटरेक्टिविटी होती है, तो इसका मतलब है उस पेज पे राउटिंग या उस बटन पे राउटिंग नहीं लगी हुई, यानी वो कहीं राउट करके किसी दूसरे कंपोनेंट पे नहीं मूव कर रहा, ये उधर ही एक इंटरेक्टिविटी शो हो रही है, ठीक है।
अब देखिएगा कोई ऐसा बटन होगा जिस पे क्लिक करूंगा तो राउट भी चेंज हो जाएगा। जरा टॉप पे देखिएगा, इन तीनों पे नहीं हो रहा, इस पे देखें, ये क्या आ गया टॉप पे, लॉगिन। तो इसका मतलब है अब राउट चेंज हो गया, तो अब प्रीवियस कंपोनेंट हट गया, उसकी जगह दूसरा कंपोनेंट डिस्प्ले हो गया और आपको सामने नजर भी आ रहा है। गॉट इट? अब वापस जाएं तो आपने फिर क्या कर दिया, राउट चेंज कर दिया। ये एक एग्जांपल होगी। फिर आप यहां जाएं, वो कंपोनेंट हट गया, दूसरा कंपोनेंट आ गया। वो किसकी वजह से है? राउटिंग की वजह से। अब आप किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करें, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश माइटी सिंगर। आप किसी और तरफ जाएं, इधर जाएं तो स्लैश प्रोडक्ट स्लैश क्रिस्पी डाउ बॉक्स और समथिंग लाइक दैट। तो दिस इज बेसिकली राउटिंग। इससे अच्छा क्या समझाऊंगा? आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हमने रिएक्ट में राउटिंग करनी है। रिएक्ट में राउटिंग बहुत ज्यादा आसान है। उसकी वजह यह है कि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है और हम रिएक्ट में काम करने के लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज को रिएक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं टू अचीव द फंक्शनलिटी और टू अचीव द पर्पस। क्योंकि रिएक्ट लाइब्रेरी का मतलब ये है कि ये सारी फंक्शनलिटीज खुद प्रोवाइड नहीं करती। तो राउटिंग के लिए जो मोस्ट कॉमन पैकेज इस्तेमाल होता है रिएक्ट में, उसको हम बोलते हैं जी, किधर गया, रिएक्ट राउटर डॉम। रिएक्ट राउटर डॉम पहले वर्जन 5 था और आजकल मतलब रिसेंट तो नहीं, खैर इसको भी कुछ टाइम हो गया। अब रिएक्ट राउटर डॉम का जो वर्जन है वो 6 है, जो मोस्ट कॉमन है। ठीक है, सो हम ये कहेंगे जी रिएक्ट राउटर डॉम और V6। ये V6 लाजमी लिखिएगा, अदरवाइज वो आपको शायद पुरानी डॉक्यूमेंटेशन कहीं न दे दे, या उसको URL में भी वेरीफाई कर लीजिएगा कि आप जो राउटिंग है उसके वर्जन 6 की डॉक्यूमेंटेशन में ही। ठीक है, अब राउटिंग के लिए ना दो तीन चीजें जो आपने कन्वेंशन अपने जहन में रखनी है वो रख लीजिएगा। उसके बाद आप बेशक जब भी राउटिंग करनी हुई आपको, अगर वो कॉन्सेप्ट आते हुए, तो आपने डॉक्यूमेंटेशन ओपन करनी है और जिस तरह मैं कर रहा हूँ इसको फॉलो करके, इसको देख के, लेकिन आपको उसकी वर्किंग करने का जो उसूल है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो राउटिंग के लिए सबसे पहले यह है कि आपने रिएक्ट राउटर डॉम का पैकेज इंस्टॉल करना है। जैसे हम कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं ना एडिशनली, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जिस लाइब्रेरी को हमें यूज करना होता है उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते होते हैं। और इंस्टॉल कहाँ से करते हैं? npm से। तो इसका मतलब है हमें क्या करना पड़ेगा, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम, नॉट ऐप। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से कहीं से कमांड ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि जो कमांड डॉक्यूमेंटेशन में होती है वो सबसे ज्यादा मतलब ऑब्वियसली अपडेटेड भी होती है। तो इंस्टेड ऑफ, वैसे तो आप खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि वो कमांड यहाँ से देख लें, या अगर आपको यहाँ से ना मिले, कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सिंपली npm में चले जाएं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कहीं npm का पैकेज भी उसको उसने लिस्ट किया होगा, और अगर नहीं लिस्ट किया हुआ तो आप यहाँ पे साथ में लिख दे रिएक्ट राउटर डॉम V6 npm, और आप npm में जाएं। ये इसके स्टैट्स बता रहा होता है, वीकली इतने लोग इसे यूज कर रहे होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा फेमस, तकरीबन यही पैकेज है जो कि प्रोमिनेंट है राउटिंग के लिए। ठीक है, और ये अप टू डेट भी है, 16 आवर्स अगो इस लाइब्रेरी को अपडेट किया गया है। सो दैट्स वी आर गुड टू गो विद। सो मैं यहाँ पे मेरे इस टर्मिनल में ये प्रोसेस चल रहा है, तो मैं इसे ब्रेक नहीं करूंगा। मैं एक नया टर्मिनल ओपन कर लूंगा यहाँ से, और इस टर्मिनल में मैं यहाँ पे जाके npm i फॉर इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम, और मैंने इसको कर लिया इंस्टॉल। जब मैंने इसे इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल के बाद वैसे इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी है, आप उसमें जाएं गेटिंग स्टार्टेड गाइड में। और ये हमें पहले वो पेज नहीं मिला, वैसे हमें यहाँ से ये कमांड भी मिल सकती है। ठीक है, जो मैं पहले ढूंढ रहा था या ढूंढने की कोशिश कर रहा था वो नहीं मिला। वैसे ये सारी चीजें हमने पढ़नी है, लेकिन हमने स्टार्ट करना है विद बेयर मिनिमल एग्जांपल से।
वैसे आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिलेंगे जो बहुत सारी कहानियां या एडवांस पहले शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर आपको बिल्कुल बेसिक स्टार्टर राउट बनाना आ गया तो आपको फिर मसला नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है जी, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो ऐप कंपोनेंट है ना, इस वक्त हमारा ऐप कंपोनेंट हमारी पूरी एप्लीकेशन का रूट कंपोनेंट है, क्योंकि ऐप कंपोनेंट बताते खुद index.js में रेंडर हो रहा है। हमने कहा था हमने index.js को नहीं छेड़ना, ना हमने उसमें जाना है until unless हम बहुत कोई एडवांस काम नहीं कर रहे। हम सारा का सारा काम कहां से आगे शुरू करेंगे, ऐप से शुरू करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपके बाकी जितने कंपोनेंट्स हैं वो कहां पे रेंडर होंगे, ऐप में रेंडर होंगे। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि आपने अपने रूट कंपोनेंट में किसी किस्म की कोई लॉजिक नहीं लिखनी अदर देन रेंडरिंग ऑल द कंपोनेंट्स। यानी आपने बाकी तमाम कंपोनेंट्स अलग बनाने हैं और उन तमाम कंपोनेंट्स को अलग बना के रेंडर कहां पे करना है, ऐप में। तो आपने रूट कंपोनेंट को सिर्फ रिजर्व रखना है किस काम के लिए, रेंडरिंग के लिए। समझ आ गई ये बात? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं कितने कंपोनेंट्स रेंडर कर रहा हूँ, दो, एक हेडर और एक मेन। तो अगर मैं टेक्निकली अपनी जो बात बोली है उस पे कायम रहूं या उसके सेंस में बात करूं, तो बेसिकली हेडर और मेन और इसके अलावा भी बाकी बहुत सारे कंपोनेंट ये सिर्फ मिल के सारे क्या बनाएंगे, होम पेज बनाएंगे। यानी अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, वैसे तो एक पेज भी एक कंपोनेंट ही होता है, पेज इज नथिंग, यानी मल्टीपल कंपोनेंट्स कंबाइंड टू मेक अ पेज। तो हम अज्यूम करते हैं कि हम अपनी इस रिएक्ट ऐप में कितने कंपोनेंट्स बना लेते हैं, 3 या 4, ताकि राउटिंग समझ भी तभी आएगी ना, 3-4 डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे। हम बना लेते हैं एक अबाउट का सेक्शन, एक हम बना लेते हैं सर्विसेज का सेक्शन, और एक हम बना लेते हैं होम का सेक्शन फॉर द टाइम भी, या एक हम बना लेते हैं लॉगिन या साइन अप का पेज, वो भी बना सकते हैं डिपेंडिंग। तो ताकि एटलीस्ट 3 कंपोनेंट्स या 3 सेक्शंस ऐसे बना लें जिनके दरमियान हम राउटिंग करें आगे पीछे करके। समझ आ गई ये बात? तो मैं यहाँ पे ये जो कंपोनेंट्स बना हुआ है ये तो है ही है। कंपोनेंट्स में हम वो चीज लिखते हैं या वो कंपोनेंट्स बनाते हैं जो रीयूजेबल होने होते हैं, जिन कंपोनेंट्स ने बार बार क्या होना होता है, रीयूज होना होता है। मिसाल के तौर पे मैंने कार्ड बनाया तो आपको पता है कार्ड ने रीयूज होना है। मैंने फुटर बनाया तो आपको पता है फुटर ने भी रीयूज होना है। हेडर बनाया तो इसने भी होना है, मेन ने भी और नेव बार में भी। अब मेन रीयूज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है डिपेंडिंग। तो मैं इंस्टेड ऑफ कंपोनेंट्स एक और फोल्डर बनाता हूं यहाँ अपनी आसानी के लिए, उसको मैं नाम दे देता हूँ जी PAGES, पेजेस। अच्छा, अगेन मैं कह रहा हूँ कि पेज इज नथिंग, रिएक्ट में एवरीथिंग इज कंपोनेंट। नाम पेज कन्वेंशनली इसलिए दे रहा हूँ कि मैं सपोज कर रहा हूँ कि मैंने मल्टीपल कंपोनेंट्स को कंबाइन करके एक पेज की शेप देनी है, जस्ट द वे दीज पीपल आर डूइंग। नेव बार एक कंपोनेंट है, कैरोसेल एक कंपोनेंट है, कैटेगरीज सेट ऑफ कंपोनेंट्स हैं, और प्रोडक्ट्स की ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स हैं, और फुटर भी एक कंपोनेंट है। ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं, पेज बना रहे हैं। गॉट इट? इसी तरह अगर आप यहाँ पे अबाउट अस पे चले जाएं तो टॉप पे वही कंपोनेंट, हेडर फुटर का भी वही कंपोनेंट, और बीच में भी काफी सारे कंपोनेंट्स, लेकिन ये सारे कंपोनेंट्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक पेज। पेज इटसेल्फ भी कंपोनेंट है, और ये किस राउट पे आ रहा है, स्लैश अबाउट अस पे। इसी तरह आगे जाएं, यहाँ करियर्स पे जाएं। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंपोनेंट बेस में बनी है, मुझे नहीं पता किस टेक्नोलॉजी में बनी है वेबसाइट, लेकिन मैं आपको जस्ट अपना जो कंस्ट्रक्ट करने की लॉजिक है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगेन ये कंपोनेंट अज्यूम करें, ये भी कंपोनेंट अज्यूम करें, ये कंपोनेंट पूरा सेक्शन, ये फॉर्म का कंपोनेंट अलग और नीचे फुटर का कंपोनेंट अलग। तो अल्टीमेटली मल्टीपल कंपोनेंट्स कंबाइन टू मेक अ पेज। एम आई मेकिंग सेंस? तो मैं यही काम करने लगा हूँ कि मैं एटलीस्ट 3 से 4 पेजेस बना लूं ताकि मैं आपको कंपोनेंट्स की लॉजिक को फर्दर जरा अच्छे से क्लियर कर पाऊं। तो मैंने ये पेजेस बना लिया और मैं इस पहले पेज को क्या नाम दूंगा जी, home.jsx। तो मैंने आपको कहा है जी कि जो पेज है इज नथिंग, इट्स अ कंपोनेंट, लेकिन ये अपने अंदर बाकी कंपोनेंट्स को क्या कर लेगा, रैप कर लेगा और एक पेज की शक्ल बना लेगा। तो मैं चाहता हूं जी कि होम कंपोनेंट्स में मुझे 2 कंपोनेंट्स रेंडर हों। कौन कौन से, हेडर और मेन। आप कहेंगे जी वो हो तो रहे हैं, लेकिन मैंने क्या कहा है, ऐप में सिर्फ क्या सॉरी रूट कंपोनेंट में क्या हैंडल करना होता है, सिर्फ राउटिंग। तो आज से पहले मैंने राउटिंग नहीं पढ़ाई थी, तो इस चीज को मैंने डिस्कस ही नहीं किया था। मैंने कहा ठीक है होम में ही सारा कुछ जाने दो। तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता जरा प्रॉपर अप्रोच पे आ रहा हूं। तो मैं इन दोनों कंपोनेंट्स को उठाता हूं, कट करता हूं और कहां ले जाता हूं,
होम में ले जाता हूँ, ठीक। अब ये मुझे कंप्लेन करेगा, कहेगा जी ये होम का कंपोनेंट तो डिफाइन ही नहीं है, मेन का भी डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि मैं ये जो ऊपर वाली लॉजिक है ना तीनों, अब यहाँ तो कुछ भी यूज नहीं हो रहा ना इन सारे कंपोनेंट में, तो ऐप को कर दें खाली और यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे क्या क्या चाहिए हमें, हेडर और मेन और प्रोडक्ट्स, इनको इंपोर्ट कर लें। अच्छा, मॉडर्न रिएक्ट में इस लाइन की जरूरत नहीं होती, आप इसको हटा दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं करता हूँ जी इंपोर्ट, पहले क्या चाहिए, हेडर फ्रॉम कंपोनेंट्स और यहाँ पे जाके हेडर। इसी तरह आप इसको कर लें जी इंपोर्ट मेन फ्रॉम मेन, और इसी तरह कर लें जी इंपोर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम डेटा स्लैश डेटा। वो कंप्लेन भी खत्म हो गई। इसको मेरे ठीक। अब मेरी ऐप पे कुछ भी शो नहीं होगा, बिकॉज मैं उस होम पेज को भी तो यहाँ रेंडर करना है ना। तो मैं उस होम पेज को दोबारा यहाँ इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट होम फ्रॉम पेजेस और स्लैश होम, और यहाँ पे क्या कर लूँ, होम। जी जी बिल्कुल, रीयूजेबिलिटी का यही मतलब है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फीचर का यही मतलब है कि आप हेडर कंपोनेंट है, हम हर पेज पे उसी हेडर को यूज करेंगे, हर पेज पे उसी फुटर को यूज करेंगे, ताकि फ्यूचर में जब हम चेंज करें तो किसी एक कंपोनेंट में चेंज करें, जहां जहां यूजर है सारी जगहों पर रिफ्लेक्ट हो जाए। यही तो ब्यूटी है ना इसकी। एनीवेज, होम आ गया जी। अब मैं एक और पेज बनाता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ जी क्या, अबाउट। तो मैंने आपको अभी बोल दिया कि पेज इज नथिंग बट अ कंपोनेंट, और इसको मैं सिर्फ रहता हूँ दिस इज अबाउट पेज ही रहने देता हूँ, ठीक है। या इसमें थोड़ा सा ज्यादा प्रोमिनेंट करके लिख दूं, अबाउट पेज, और यहाँ पे कुछ पैराग्राफ में लॉरम इप्सम कर दें, ठीक। ये अबाउट हो गया मेरा, होम भी हो गया डन, मेन भी डन, कार्ड भी डन, यानी उनसे कोई कंसर्न नहीं है मेरा। अब मैं इसी पे एक तीसरा पेज भी बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप इसे कह दें जी कि लॉगिन, ये कुछ भी कह दें, पेजेस तो ऑब्वियसली आपकी उस रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। RFCE, और इस पे मैं जाता हूँ, इस पे मैं लिख देता हूँ जी लॉगिन पेज, और इस पे मैं कर देता हूँ जी पी, और इस पे कर देता हूँ जी लॉरम। तो हम इन तीनों पेजों की राउटिंग करते हैं। अब मैंने कहा जी कि आपकी जो रूट कंपोनेंट होगा ना, इस केस में ऐप, वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, कंपोनेंट रेंडर होंगे और राउटिंग होगी, मतलब कंपोनेंट राउटिंग के जरिए रेंडर होंगे। तो यूं समझ लें कि रूट कंपोनेंट में सिर्फ राउटिंग होगी और कुछ नहीं होगा। सो हम राउटिंग करने से पहले क्या करते हैं, तीनों कंपोनेंट्स को रेंडर करके देखते हैं जी कैसे आ रहे हैं। दूसरा कंपोनेंट मेरा कौन सा था, अबाउट, और तीसरा कंपोनेंट कौन सा था मेरा, लॉगिन। ये भी मसला है, बाजुकत एमिट चलता है, बाजुकत मैनुअली काम करना पड़ता है। इंपोर्ट अबाउट फ्रॉम, not two dots, it's with one dot, it's with pages slash about, ठीक। और यहाँ पे हम कह देंगे जी लॉगिन। सो ऑल द कंप्लेंट्स आर गॉन। तो अब मैं जब इसे रिप्रेजेंट करूंगा तो मेरी कोई राउटिंग शाउटिंग नहीं आएगी, तीनों कंपोनेंट्स ऊपर नीचे आ जाएंगे। इतने सेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आ रहा है जी, होम का, और इतने कंपोनेंट्स में यानी ये कौन सा है, अबाउट का, और ये कौन सा है, लॉगिन का। तो अब साबित हो गया ना, जैसे मैं कह रहा हूँ कि रिएक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो सिंगल पेज एप्लीकेशन में एवरीथिंग इज ऑन द सिंगल पेज। लेकिन हमारी ये रिक्वायरमेंट है समटाइम कि सारा कुछ बैक वक्त रेंडर ना हो, हम उसे किसी बटन के क्लिक पे एसोसिएट करें या किसी राउट के साथ मुंसलिक कर लें कि ये राउट ओपन हो तब ये कंपोनेंट ओपन हो, अदरवाइज ओपन ना हो, ठीक है। सो इसको भी हम नीट कर लेते हैं लाइक दिस। अब हम इनकी राउटिंग करते हैं जी।
राउटिंग के लिए मैंने ऑलरेडी आपको ये बता दिया, मैंने ये डॉक्यूमेंटेशन खोली और मैंने लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रही रिएक्ट राउटर डॉम की। तो मैं उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल तो कर लिया, इसे यूज करने के लिए पहले क्या करूंगा, इसे इंपोर्ट करूंगा जहां मुझे यूज करना होगा। ठीक, अब मैं किसी कंपोनेंट को इंपोर्ट कर रहा हूं तो ब्रैकेट्स देख के, इसकी शक्ल देख के अंदाजा हो जाएगा आपको। ठीक, अब जिसने लाइब्रेरी लिखी है उसने अपनी कन्वेंशन यूज की है। मैंने कहा था जी लोअर केस में नॉर्मली करें, तो उसने कैपिटल में केस कैपिटल किया है, तो उसकी मर्जी भाई। अब उसकी मर्जी, उसने कैपिटल में क्यों किया है कि हो सकता है कि उसने इसके अंदर भी JSX लिखा हो, जो कि यहाँ से मुझे साबित हो रहा है कि उसने इसकी रिटर्न टाइप किया JSX है, तो इसलिए उसने कैपिटल लिखा हो। बहरहाल खैर, इतना आपको पता है कि वो डिफॉल्ट नहीं है, करली ब्रैकेट में आया है तो ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं। अच्छा, हमें इस रिएक्ट राउटर डॉम में से ना तीन एक कंपोनेंट्स एटलीस्ट चाहिए। एक हमें चाहिए ब्राउजर राउटर, दूसरा हमें चाहिए राउट्स, तीसरा हमें चाहिए राउट। ये तीन चाहिए हमें। बड़े अच्छा, ये नाम बहुत बड़ा है, तो हम नॉर्मली जब भी किसी कंपोनेंट का नाम बड़ा होना तो उसे हम एलियस दे सकते हैं। एलियस का मतलब उसे शॉर्ट नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको शॉर्ट नाम देता हूं ब्राउजर राउटर एज राउटर। यहां भी यूज करूंगा ना ब्राउजर राउटर को, तो मैं इतना बड़ा नाम लिखने के बजाय सिर्फ क्या लिखूंगा, तो ये एज के साथ आप इसको एलियस दे सकते हैं, मुतबादल नेम दे सकते हैं, क्या निक नेम दे सकते हैं, ये समझ लें आप। ठीक है, तो मैंने ये तीनों चीजें इंपोर्ट कर ली, कहां से, रिएक्ट राउटर डॉम से। अब आपने क्या करना है, इनको मैं कमेंट कर रहा हूं, आपने जब भी राउटिंग करनी है तो आपका जो पेरेंट कंपोनेंट होना चाहिए ना राउटिंग के लिए, रूट में, जाहिर है रूट में जब भी हम कोई कंपोनेंट लिखेंगे तो वो पेरेंट बन जाएगा ना ऐप के बाद। मैं यहां पे लिखता हूं जी राउटर इस, ठीक, इस राउटर कंपोनेंट के अंदर मैं लिखूंगा जी राउट्स आपकी पूरी की पूरी राउटिंग जो है दैट शुड बी रैप्ड इन द राउटर और ब्राउजर राउटर कंपोनेंट। अब चूंकि आपकी पूरी एप्लीकेशन में एक से ज्यादा राउट्स हो सकते हैं ना, तो ये प्लूरल वाला राउट्स आ गया उसके अंदर, और इसके अंदर अब हम अपने राउट स्पेसिफाई करेंगे वन बाय वन। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, राउट्स, और यहाँ पे हम ये राउट देके ये करेंगे। ये जो राउट है ना, ये प्रॉप्स लेता है। अब आपको पता है प्रॉप्स क्या है, प्रॉप्स पढ़ाने के बाद इसलिए राउटिंग का टॉपिक स्टार्ट किया। ये बिल्ट इन, यानी ये मैंने तो नहीं लिखा ना, ये राउट का कंपोनेंट किसका दिया हुआ है, रिएक्ट राउटर डॉम की लाइब्रेरी का दिया हुआ है। तो जब उसने दिया तो उसने ये भी बताया होगा कि ये कौन कौन सी प्रॉप्स लेता है, तो उसने बताया हुआ है कि ये कौन कौन सी प्रॉप लेता है। अगर डॉक्यूमेंटेशन में डेप्थ में जाके पढ़ें तो आपको अंदाजा हो जाएगा, बस कितने जरूरत पड़ेंगे मैं ही आपको बता दूंगा। ठीक है, इसका एक जो प्रॉप है ना वो पाथ है। एक प्रॉप कौन सा है इसका, पाथ है, और वो पाथ नाम पाथ ही रहेगा, और इसकी वैल्यू कोई भी पाथ आप अपनी मर्जी का दे सकते हैं। मैं सिर्फ स्लैश देता हूं, सिर्फ स्लैश का मतलब क्या है, रूट यूआरएल। इफ नथिंग इज इन हियर तो स्लैश कंसीडर होता है, स्लैश को ऑटोमेटिक एम्बेड कर लेता है अगर हम नहीं मिलेंगे। तो हमने पहला पाथ कौन सा दिया, स्लैश, और उसके बाद दूसरा प्रॉप होता है इसका एलिमेंट। राउट कंपोनेंट जो रिएक्ट राउटर डॉम ने दिया है, ये दो प्रॉप्स लेता है, एक पाथ और दूसरा उस एलिमेंट में हम जो कंपोनेंट रेंडर करवाना चाहते हैं ना वो दे देते हैं। अब ये होम का कंपोनेंट सिर्फ तब रेंडर होगा जब यूआरएल में स्लैश आएगा। तो अब याद रखिएगा कि ये जो पाथ में जो भी आप पाथ देंगे that will automatically get matched with the path that user will enter in the browser। बात समझ आ गई नहीं आई? तो अभी ये देखें कुछ नहीं है या स्लैश है, तो क्या आ रहा है मेरे पास, होम। बाकी दो कमेंट किए हुए, अगर वो कमेंट ना किए होते तो आ जाते वो भी, लेकिन अभी उनको भी जब राउट में डालूंगा तो फिर नहीं आएंगे। समझ आ गई बात? अब मैं जाता हूं, अगर मैं यहां लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल स्लैश अबाउट, नथिंग, स्लैश अबाउट पे कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहां लिखता हूं स्लैश
लॉग इन, नथिंग। यानी अगर मैं स्लैश के बाद कुछ भी लिखूं तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज मेरे राउट से डिफाइन नहीं है, मैंने अपने राउट से डिफाइन नहीं किए हुए। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसी लाइन को कॉपी करना है, हाथ में देने हैं जी अबाउट और एनी स्ट्रिंग दैट यू वांट। तो यहां देंगे, फिर पाबंद हो जाएंगे कि ये वाला कंपोनेंट रेंडर तब होगा जब ब्राउजर में पाथ इसके साथ मैच करेगा। ठीक, तो जब ब्राउजर के यूआरएल में अबाउट आएगा तो कंपोनेंट कौन सा रेंडर करवाना चाहता हूं, अबाउट का कंपोनेंट रेंडर करवाना चाहता हूं। और अगर ब्राउजर के यूआरएल में पाथ लॉगिन का आएगा तो कौन सा कंपोनेंट रेंडर करवाना चाहता हूं, लॉगिन का। ये कितने टाइम के लिए था, फ्रेगमेंट टैग्स की अब जरूरत नहीं है क्योंकि वो ग्रुपिंग के लिए होते हैं, अभी तो ग्रुपिंग है ही नहीं भाई। तो जी नथिंग इज बीइंग डिस्प्लेड अदर देन द होम पेज, और होम पेज में हेडर और, ठीक। अब जरा मैं यहां आता हूं और यहां आके मैं लिखता हूं जी ABOUT अबाउट, होम पेज गायब हो गया, क्या आ गया, सिर्फ अबाउट। और अगर मैं यहां अबाउट की जगह लिखता हूं लॉगिन, वो भी चला गया, क्या आ गया। और अगर मैं इन दोनों के अलावा कुछ भी लिखता हूं तो तीसरा राउट ही डिफाइन नहीं है, तीसरा राउट ही डिफाइन नहीं है। अच्छा, हम एक यूनिवर्सल पेज बना सकते हैं नॉट फाउंड का, कि एनी राउट अदर देन द डिफाइंड वंस आए तो वो पेज दे दो नॉट फाउंड। वो हम थोड़ा सा होल्ड करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि जब यानी यूजर को ब्लैंक पेज आ जाना बैड एक्सपीरियंस है ना, यूजर को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो दो ना भाई, क्या क्या कर रहे हो बिहाइंड द सीन। तो हम एक यूनिवर्सल या ग्लोबल पेज बना लेंगे जिसपे नॉट नॉट फाउंड और कोई खूबसूरत सा मैसेज डिजाइन करके, तो फिर हम ये राउट में भी डिफाइन कर देंगे कि जब इन सारे राउट में से किसी के साथ भी पाथ मैच ना करे तो फिर यूजर को ब्लैंक स्क्रीन ना दिखाओ, बल्कि एक पेज दिखा दो जिसपे लिखा हो नॉट फाउंड। ठीक है, खैर राउटिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, इट्स वेरी वेरी सिंपल। इसीलिए मैं यहाँ थोड़ा सा टाइम लगा रहा था कि मैं ढूंढ लूं वो चीज जो हमारे मतलब की है फिलहाल, बजाय इसके कि वो सारी लॉजिक और सारी कहानियां हम राउटिंग की पढ़ें, जो कि जरूरत पड़ेगी साथ साथ तो हम कवर कर लेंगे। समझ आ गई जी बात। अब हम राउटिंग कर चुके हैं, लेकिन ये राउटिंग अभी इतनी मीनिंगफुल नहीं है। क्यों, कभी भी कोई बंदा या आपने किसी वेबसाइट पे जाके खुद मैनुअली ब्राउजर में पाथ टाइप किए, नहीं पाथ टाइप किए, ठीक है। तो अभी ये राउटिंग पूरी नहीं हुई, एक और एस्पेक्ट रहता है, और वो एस्पेक्ट क्या रहता है। अच्छा, एक और बात आपने नोट नहीं की शायद, डू लेट मी नो। वो नोट ऐसे नहीं की कि देखिए कुछ चीजें होती हैं जो कि लाजमी पेज का हिस्सा, मैंने जब राउट चेंज किया ना दूसरे पेज पे गया तो ये हेडर तो होना चाहिए ना, सिर्फ ये कार्ड नहीं होने चाहिए भाई, नेव बार तो हर पेज पे होनी चाहिए ना। मिसाल के तौर पे व्हाट आई एम सेइंग इज, और व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, कि जब मैं अबाउट पे जाऊं तो वो ऊपर से नेव बार भी गायब हो गई है। पहली रीजन तो ये जाने कि वो गायब क्यों हुई है, वो देखिएगा। जब स्लैश आए तो मैं क्या रेंडर कर रहा हूं, होम, और जब मैं होम पे जाऊंगा तो हेडर किसके अंदर रेंडर है, इसका मतलब है जब होम रेंडर होगा तो हेडर रेंडर होगा, अदरवाइज हेडर रेंडर नहीं होगा। अजान हो जाए तो उसको कंटिन्यू करता हूं।
अब हमारा जो हेडर है ना वो मशरूत हो गया है कि होम का कंपोनेंट रेंडर होगा तो हेडर रेंडर होगा, अदरवाइज हेडर रेंडर नहीं होगा। तो हम इसका मतलब है ये हमें यहां नहीं चाहिए, ये आनी चाहिए तो ये भी आनी चाहिए। अब वो कहीं भी नहीं रेंडर होगा, होम पेज पे भी नहीं रेंडर होगा। ठीक, अब हम उस हेडर को किसी ऐसी जगह पे रखते हैं जो कि राउट से इंडिपेंडेंट हो, कि वो हर सूरत में आए ही आए, हेडर और फुटर और प्रोबेबली साइड बार अगर आपके बनाई हुई है कोई ऐसा डिजाइन है, तो हम उन्हें ऐसी जगह पे रखते हैं जो राउटिंग में शामिल ही ना हो। तो हम उसके लिए दो जगह हैं। एक जगह तो ये है कि हम उसको यहां इससे भी बाहर रख दें, ठीक, तो ये हर सूरत में रेंडर होगा। लेकिन जब इसके बाहर रखेंगे तो एक और रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी कि हमने जाहिर है ये जो यूआरएल का पाथ है वो मैनुअली नहीं लिखना है, वो किसी बटन के क्लिक पे लिखवाना है वहां पे जाके। उस रिस्ट्रिक्शन के लिए हम उसे बाहर नहीं रखते, बल्कि ऐसा कोई भी कंपोनेंट जिसको राउटिंग का पार्ट ना बनाना हो उसको आप राउटर के अंदर ही रखेंगे, लेकिन राउट्स से बाहर रखेंगे। तो द बेस्ट प्लेस इज हेडर और दैट शुड बी इंपोर्टेड टू, एक्सक्यूज मी यार, रियली सॉरी। The header from components slash, अब ये जो हेडर का कंपोनेंट है ना जिसको भी आपने राउट से बाहर रखा, राउट, क्योंकि मैंने कहा कोई भी चीज राउटर से बाहर नहीं होगी आपकी पूरी एप्लीकेशन में, हर चीज राउटिंग के अंदर होगी अगर आपने राउटिंग रखी हुई है। तो इसका मतलब है हेडर को मैं राउटर के अंदर रख रहा हूं लेकिन राउट से बाहर रख रहा हूं। अब अगर मैं यहां पे आऊंगा तो हेडर इज बीइंग डिस्प्लेड, और अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे अबाउट पेज पे तो अबाउट पेज चेंज हुआ। और अगर एक्सक्यूज मी, अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा लॉगिन पे, आई एम स्टिल इन द लॉगिन पेज। अब अगली बात है कि मैं चाहता हूं कि ये मुझे मैनुअली ना लिखना पड़े, बल्कि मैं यहाँ तीन बटन बनाऊं। होम का ऑलरेडी बना हुआ है, अबाउट का, और सो लेट मी रिमूव द एक्स्ट्रा नेविगेशन आइटम्स और सिर्फ वही रहने देता हूं जो मुझे चाहिए। ये हमारी रिकॉर्डेड जो क्लास है ना, आई शुड नॉट एक्चुअली टेक द क्लास टुडे बाय द वे, क्योंकि ऑनलाइन वैसे ही खामखा डिस्टर्बेंस होती है बाकी लोगों के लिए भी, इवन जो बाद में सुनते हैं उनके लिए भी डिस्टर्बेंस। लोग भी सोचते हैं यार बाबा जी को इतनी क्या मजबूरी थी, को क्लास लेनी है। अच्छा, दो बटन है होम, और एक को कर लेते हैं हम अबाउट, और एक और सॉरी अबाउट, और एक और बना लेते हैं दैट इज कॉल्ड एज लॉगिन। ये होम, अबाउट और लॉगिन। तो अब मैं ये करता हूं कि मैं जब होम पे क्लिक करूं तो मेरा होम वाला पेज आ जाना चाहिए और जो कुछ भी है उस पर वो रेंडर होना चाहिए। जब मैं अबाउट पे क्लिक करता हूं तो अबाउट वाला आना चाहिए, और जब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूं तो क्या आना चाहिए, लॉगिन वाला आना चाहिए। दैट्स वेरी सिंपल। ऑल यू हैव टू डू इज, याद रखिएगा कि रिएक्ट में कभी भी आप एंकर टैग यूज नहीं करेंगे। इसकी रीजन जान लें। ये जो वार्निंग्स दे रहे हैं ना आपको, ये वार्निंग्स क्या कह रहा है, द href एट्रीब्यूट रिक्वायर्स अ वैलिड वैल्यू टू बी एक्सेसिबल। पहली बात तो ये कह रहा है कि आप इस href को खाली नहीं छोड़ सकते, आप इसमें कोई वैलिड वैल्यू दें। अगर मैं इसे वैलिड वैल्यू दूंगा तो हो सकता है ये वार्निंग खत्म हो जाए। ये तीनों वार्निंग इसी से रिलेटेड है। दूसरी भी क्या कह रहा है, href एट्रीब्यूट, और आगे भी क्या कह रहा है, href एट्रीब्यूट। इसका मतलब ये है कि रिएक्ट में हम खाली href नहीं छोड़ सकते। अगर हम खाली छोड़ना भी चाहें तो ट्वीक्स भी हैं, उससे कर सकते हैं, लेकिन हम एंकर टैग रिएक्ट में यूज ही नहीं करते। उसकी रीजन ये है कि रिएक्ट नहीं यार, एंकर टैग का डिफॉल्ट बिहेवियर ये है कि एंकर टैग पे जब क्लिक होती है तो ये रिक्वेस्ट सर्वर पे भेजता है। गॉट इट? यानी एंकर टैग का मतलब क्या होता है, दूसरा पेज शो करना या दूसरे पेज पे मूव करना। और नॉर्मली दूसरा पेज कब मूव होता है, जब आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है,
एंकर टैग पे क्लिक करते हैं, रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है और सर्वर से दूसरा पेज लेके आती है और आपके सामने डिस्प्ले करती है। बजाहिर आपके सामने बीइंग फ्रंट एंड डेवलपर तो आप कह रहे होंगे सर्वर पे किधर जाती है, हम इस पे क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज तो उधर ही पड़ा होता है साथ फाइल में। तो आप फ्रंट एंड लिख रहे हैं ना भाई, जब ये कहीं डिप्लॉय होगी, होस्ट होगी, तो एक्चुअली एंकर के क्लिक पे रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, सर्वर पे जाएगी और वहां से नया पेज उठा के लाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो रिएक्ट है इस पे तो रिक्वेस्ट हमने सर्वर पे नहीं भेजनी, इस पे तो सारा कुछ हमने क्लाइंट पे ही रखना है ना, तो हम एंकर टैग को इस्तेमाल नहीं करते। तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए रिएक्ट राउटर डॉम ने ही एक ऑल्टरनेट दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है जी आई इंपोर्ट, जाहिर है नेविगेशन उसी का पार्ट है ना, और ये भी नेविगेशन का पार्ट है कि किसी क्लिक पे किसी दूसरे पेज पे मूव करे। तो इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। तो ये लिंक का कंपोनेंट भी जो है वो बिल्ट इन है किसमें, रिएक्ट राउटर डॉम की लाइब्रेरी में। और जहां जहां आपको एंकर यूज करना मकसूद हो वहां एंकर की जगह क्या करें, लिंक का टैग इस्तेमाल, रिप्लेस ऑल द एंकर्स विद द लिंक, बाकी सारा कुछ एज इट इज है। अच्छा, इंटरनली रिएक्ट इस लिंक को एंकर में ही बदलता है, लेकिन वो उसके डिफॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट करके और बाकी सारी कुछ जो प्रोसेसिंग ने करनी है वो करनी है। आप ब्राउजर में इंस्पेक्ट करके देखें ना, ये लिंक टैग बेसिकली आपको नजर बतौर एंकर ही आएगा, ठीक है, लेकिन इसका बिहेवियर वो वाला नहीं होगा सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजना। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर इसमें कोई इसके बैकएंड पे कोई पाथ होगा तो पूरा पेज रिफ्रेश होता हुआ नजर आएगा आपको, लेकिन लिंक के साथ ये पेज रिफ्रेश नहीं होगा। अब जब हमने लिंक टैग यूज किया ना, तो लिंक टैग के साथ एचरेफ नहीं आता। अब ये जो कि ये टैग नहीं है, ये क्या है, कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट के साथ क्या होता है, प्रॉप होता है। तो इसका मतलब है लिंक टैग क्लास नेम के प्रॉप को, अब ये प्रॉप बन गया, क्लास नेम का प्रॉप अलाउड है, आर्या करंट जितने भी एचटीएमएल वो सारे बतौर प्रॉप अलाउड है, सिर्फ एचरेफ की जगह आप क्या देंगे, टू दे देंगे बस, ठीक। और अगर ये होम है तो पाथ हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, यानी यहां पे वो पाथ देंगे जो आपने राउट पे लिखा हुआ है, ठीक। और इसका मतलब ये है कि जब आप होम पे क्लिक करेंगे तो जो भी टू में पाथ होगा, लिंक का टैग इसको उठा के यूआरएल के, सॉरी ब्राउजर के एड्रेस बार में खुद ही पहुंचा देगा। गॉट इट? लेट्स सी व्हाट इट डज। लॉगिन लिखा हुआ है ना, होम पे क्लिक करूंगा तो आगे बात समझ, पेज भी रिफ्रेश नहीं हुआ, नहीं समझ आई तो अभी आ जाएगी। यही काम मुझे इधर करना है, रिप्लेस एन एंकर टैग विद द लिंक एंड href टू अबाउट के लिए क्या पाथ दिया हुआ है, /about। मेरा कंसर्न यही था ना, मुझे मैनुअली लिखना पड़ रहा था यहाँ पे। मैं जब अबाउट पे क्लिक किया तो ये जो लिंक का टैग है उसने क्या किया, जो भी मैंने टू के प्रॉप में जो वैल्यू दूंगा वो उसे उठा के ब्राउजर की एड्रेस बार में पहुंचा देगा, और मेरे रूट कंपोनेंट में जो मैंने राउटिंग की हुई है वो किस चीज को लिसन कर रहा है, वो किस चीज को देख रहा है कॉन्स्टेंटली, ब्राउजर के यूआरएल को। जब भी इस यूआरएल में अबाउट आएगा तो उसको पहले से पता है कि मैंने अबाउट के अगेंस्ट क्या करना है, अबाउट के अगेंस्ट मैंने क्या करना है। आगे चलें, अगेन रिप्लेस दिस एंकर टैग विद द लिंक टैग, और इसको आप कर दें टू और इसको आप कर दें /login। यूं आपकी बिल्कुल बेसिक राउटिंग जो है दैट इज कंप्लीट। और डोंट थिंक ये मल्टीपल पेजेस है, ये सेम पेज है। वो पेजेस जो मैंने नाम दिया ना फोल्डर का, वो जस्ट उसकी सिमुलेशन के लिए। और ये नेव बार बेचारा खाली यतीम पड़ा हुआ, तो आप इसको भी, किधर गया नेव बार, ये तो आपके एंकर टैग्स जो है वो सारे जो है यहां से हो जाएंगे रिमूव। वेयर इज दैट, दिस इज दिस, इसकी जरूरत नहीं मेरे ख्याल में होम वाले की, क्योंकि आप नेव बार पे क्लिक करेंगे, वहां टेक्निकली वहां क्या होना चाहिए, लोगो होना चाहिए कि जब इस पे क्लिक हो तो होम पे आ जाए, इस पे क्लिक कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड अ बेसिक राउटिंग
in the React application. Obviously there are lot of more things, लेकिन अगर आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर आ गया तो आप एक अच्छी खासी जो राउटिंग बेस्ड एप्लीकेशन है वो बना सकते हैं। हाँ, अब आएंगे आगे डायनामिक राउट्स। वो जैसे डायनामिक पाथ जनरेट हो रहा है ना, जैसे ये देखें, ये तो स्टैटिक राउट है ना, ये डायनामिक राउट है। देखिएगा, इस पे क्लिक किया, स्लैश कैटेगरी वही है, आगे ये चीज चेंज हो रही है। स्लैश कैटेगरी वही है, आगे ये चीज डायनामिकली आ रही है। इसी तरह प्रोडक्ट में देखें, स्लैश प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा, आगे प्रोडक्ट का नेम चेंज होता रहेगा। देखिएगा, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश ट्विस्टर स्लैश प्रोडक्ट स्लैश क्रंची बर्गर। ऊपर देखें पेज नहीं चेंज हो रहा, पेज रिफ्रेश नहीं चेंज हो रहा, ठीक है। फिर यहाँ देखें स्लैश प्रोडक्ट स्लैश जिंगर बर्गर, फिर यहाँ देखें स्लैश प्रोडक्ट स्लैश माइटी जिंगर। तो ये पैटर्न है, कंसिस्टेंट पैटर्न। इसको हम क्या कहते हैं, डायनामिक राउट्स। आपकी बेसिक राउटिंग कंप्लीट हो जाए तो हम मतलब वो तकरीबन हो ही गई है, बाकी कुछ चीजें जो है वो डेफिनेटली साथ साथ डिस्कस होती रहेंगी। तो ये जो आपका वो काम है ना, थोड़ा सा मजीद साफ सुथरा हो गया और थोड़ी सी पिक्चर मजीद भी क्लियर होने लग पड़ी है। अब अगर आपको फुटर एंटर करना होगा तो कहाँ करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो फुटर और हेडर दे विल ऑलवेज स्टे, और बाकी जो बीच की कहानी है राउट्स वो डिपेंड करेगी इन पाथ्स के ऊपर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज वी आर गुड टू लीव फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम सर।